नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप के हथकंडे अपना करके भारत की सुरक्षा को भेदने की साजिश रचती है। इसका सबसे खतरनाक हथियार है इसकी महिला एजेंट्स, जो कि हुस्न का जाल बिछा करके, हुस्न का जाल में फंसा करके केवल सेना के अधिकारियों को बल्कि आम लोगों को भी अपना निशाना बनाती है। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके की फर्जी प्रोफाइल बना करके ये महिला एजेंट्स जो है मासूमियत का फायदा उठाती है, मासूमियत का मखोटा पहनती है। पहले दोस्ती करती है, फिर भावनात्मक लगाव करती है और फिर धीरे धीरे गोपनीय जानकारी हासिल करने की चाल चली जाती है। व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल, लुभावने वायदों के जरिए ये लोगों का विश्वास जीत लेती है। कई बार तो ब्लैकमेलिंग के लिए आपत्तिजनक सामग्री को भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है और बाद में उसका इस्तेमाल जो है समय आने पर किया जाता है। आम लोग भी इनके शिकारी बनते हैं। वाराणसी से एक मामला सामने आया है। दरअसल वाराणसी से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस सुफेल और कैथल से पकड़ा गया देवेंद्र भी हनी ट्रैप का शिकार हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को कई गोपनीय जानकारियां भेजी थी। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कैसे आम आदमी इस जासूसी के जाल से बचे। हुस्न का वार तो फैल हो गया शिकार। नफीसा के जाल में फंसा पाक का बना मददगार। सीमा पार से हुस्न का जाल फेंका गया, जिसमें वाराणसी का तुफेल गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तानी सेना में काम करने वाले की बीवी नफीसा की बातों में उलझकर तुफेल देशद्रोही बन गया। ISI की एजेंट नफीसा के चक्कर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया और संवेदनशील जानकारियां सीमा पार भेजने लगा। माना जा रहा है कि नफीसा ने ही हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर तुफैल से जासूसी करवाई थी। ऐसे में नफीसा के संपर्क में तमाम और भी युवा हो सकते हैं। इसको लेकर यूपी ATS अपनी जांच लगातार आगे कर रही है। जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया के जरिए तुफेल नफीसा के संपर्क में आया। नफीसा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तुफेल से संवेदनशील सूचनाएं जुटाती। नफीसा के कहने पर तुफेल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तुफेल के बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 600 लोग जुड़े थे, जिन्हें वो पाकिस्तान के मौलाना शाद रिजवी के वीडियो संदेश भेजता था। शाद रिजवी आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक का नेता है। तुफेल बाबरी का बदला लेने वाले वीडियो संदेश फॉरवर्ड करता। गजवाए हिंद शरीयत लागू करने के संदेश भेजता। इसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे तुफैल को कि फैसलाबाद की नफीसा के संपर्क में रहे, जिसका पति पाकिस्तानी सेना के लिए कार्य करता है। इसने उसको उपहार भी भिजवाए, व्हाट्सएप की चैट्स भी हैं और उसको जो भी सूचनाएं वो मांगती थी वो भेजा करता था। पाकिस्तानी जासूस तुफैल वाराणसी की कई जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को भेज चुका था। राजघाट, नमो घाट, ज्ञान वापी की तस्वीरें उसने साझा की थी। इसके अलावा वाराणसी रेलवे स्टेशन और रामनगर किले की तस्वीर भी तुफैल ने पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी थी। भारत में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क का धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। अब तक पश्चिमी यूपी से पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए थे, लेकिन अब जासूसी के तार पूर्वांचल से भी जुड़ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। OP सिंह पूर्व DGP के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामाक्षी शर्मा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव देशवाल निजी जासूस हमारे साथ जुड़े हुए। इसी के साथ जयपाल हमारे सहयोगी जो है वाराणसी से जुड़े हुए। सबसे पहले जयपाल, आप ही का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से गिरफ्तारी हुई है तुफेल की, और ऐसे में परिवार वालों का क्या कहना है, उस मोहल्ले के लोगों का क्या कहना है? देखिए, मोहल्ले के लोग जो है वो तुफैल के बारे में बात करना नहीं चाहते कहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं जो जांच की सुई है उनके तरफ ना मुड़ जाए। इसी वजह से वो एक तो डरे हुए हैं, दूसरे इस पर बात करना जो है वो मुनासिब नहीं समझते। हालांकि हमने बार बार कोशिश की और उनके कुछ एक पड़ोसियों से बातचीत हुई है और उनका कहना है कि जो तुफैल है वो पिछले कई दिनों से कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ कर रहा था। मसलन वो अपने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता था। रात के 11-12 बजे तक वो बाहर रहता था। कई ऐसी उसकी गतिविधियाँ थी जो लोगों को काफ़ी संदिग्ध लगती थी। बावजूद इसके कई महीनों से वो कई और कामों में लगा हुआ था। वो फॉर्म देने का
काम करता था, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई ऐसे काम होते थे जो बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना होता था। कई बार लोगों ने जब इस पर सवाल उठाया तो वो चुप्पी साध लेता था, उसके परिवार के लोगों का भी उसमें साथ है, ये पड़ोसियों का कहना है। हालांकि कई हिंदू जो समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी डरे हुए हैं, न जाने कौन सी साजिश यहाँ पे रची जा रही है, उनको भनक भी नहीं है। ये जो मोहल्ला है। चलिए ठीक है जयपाल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ है कामाक्षी शर्मा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ी है। उन्हीं के पास जाते हुए, कामाक्षी देखिए, हनी ट्रैप के मामले जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, अब देखिए पाकिस्तान जो है, खासकर आतंकी संगठन जो है, इसका कहीं ना कहीं फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। समझना चाहेंगे सबसे पहले यही कि आखिर हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया कैसे जाता है, किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और किन लोगों को चुना जाता है। पाकिस्तान में जैसे हम जानते हैं आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लेकिन अगर हम गौर करें, पाकिस्तान डिजिटल टेररिज्म इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। अभी अगर मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं, जो हनी ट्रैपिंग ये लोग करते हैं, हनी ट्रैप जो साइबर क्राइम है उससे पहले कई सारे साइबर क्राइम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। रिसर्च वर्क में आइडेंटिटी थेफ्ट, जैसे ये उन लोगों को चुनेंगे जो इन तक वो सूचनाएं पहुंचा सके, जैसे गवर्नमेंट अधिकारी हो गए हैं या फिर कोई साइंटिस्ट हो गए हैं, कुछ जो निजी जानकारियां पहुंचा सके। बहुत उसको देखते हैं, जैसे पियोन है किसी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसी में, आईबी में, या हमारे जो सरकारी जहाँ पे हमारी मिसाइल्स वगैरह रखी जाती है, उस ऑफिस में जो पियोन है, ये उनको टारगेट करेंगे। आजकल ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी टारगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं या जो हमारी सेंसिटिव प्लेस है, वहां पे मोबाइल्स ले जाना अलाउ है, और वहां पे लोग वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके इन्हें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब देते हैं। तो ये पहले उनकी पूरी आइडेंटिटी थेफ्ट करेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, धीरे धीरे उनकी कमजोरियां जानेंगे, उनसे उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब तक पूरी साझा हो जाएगी तब तक ये उनसे बात करेंगे, और उस लेवल तक इन्हें मैनिपुलेट करेंगे। इन पे दो ही चीजें होती हैं, या तो पहले ये मैनिपुलेट कर देते हैं इस तरीके से अपनी ही कंट्री के अगेंस्ट, जैसे ये आतंकवादियों को अपने देश में मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, इसी तरीके से दोस्ती बढ़ा के। दूसरा, ये लालच दे के कर सकते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आपको बस ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारी पाकिस्तानी एम्बेसी तक पहुंचानी है। या फिर तीसरा, ये आपको इन्होंने लालच दे दिया, तीसरा ये आपको लव जिहाद में फंसा देते हैं कि आपको मतलब प्यार का वो कर दिया या लव बॉम्बिंग कर दी, या आपकी पर्सनल फोटोज वगैरह ले ली। बिल्कुल, देखिए भावनात्मक, एक तरीके से भावनात्मक लगाव जो है वो किया जाता है और उसके बाद लोगों को फंसाया जाता है। ओपी सिंह का रुख कर लेते हैं। ओपी जी, सर आपसे देखिए यही जानना चाहेंगे, एक बड़ा गंभीर ये मसला हो गया है। आज तक हम देख रहे थे आतंकी जो है टारगेट करते हैं, उसके बाद लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन अब मामला बढ़ता ही जा रहा है। डिजिटल तरीके से भी भारत में घुसने की कोशिश हो रही है और अब तो हनी ट्रैप का सहारा भी लिया जा रहा है। मसला काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। बिल्कुल सही बात है कि भारत जो 140 करोड़ लोगों का देश है, और उस देश में जहां 90-95 करोड़ जो इंटरनेट यूज हो रहा है, जिसमें 96% ऐसे यूजर्स हैं जो 16 से 64 साल की उम्र के लोग हैं, और उसमें 47-48 करोड़, बेबी 50 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो इंडिया में ये जनवरी 2023 का ये डेटा है, और 140 करोड़ के लगभग मोबाइल कनेक्शन है यहाँ पे इंडिया। तो आप सोच लीजिए कि जहाँ हम डिजिटली बहुत एडवांस हो रहे हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पे इसका खतरा भी हमारे पास बहुत मंडरा रहा है। और हनी ट्रैप ऐसी चीज है, एक ऐसी जासूसी प्रक्रिया है जो नई नहीं है, ये बहुत सदियों से चला आ रहा है, लेकिन उसका आयाम बदलता जा रहा है, उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। अब जितने भी हनी ट्रैप्स हो रहे हैं उसमें मोस्टली डिजिटल सोशल मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, और सोशल मीडिया, चूंकि हम बहुत ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं सोशल मीडिया को यूज करने के लिए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया में वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, जितने भी हैं, उसमें जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि ये जरूरी हो जाता है कि हम किस प्रकार प्रलोभन दें, और प्रलोभन देने का कभी कभी प्रलोभन जो है पैसे का दिया जाता है, कभी कभी प्यार का दिया जाता है, और कभी कभी उसको थ्रेटन भी किया जाता है। आपके कुछ ऐसे सीन्स कैप्चर कर लिए जाते हैं जिससे कि आपको बदला लेने के लिए, और आपको थ्रेटन किया जाता है कि हम इसको वायरल कर देंगे। तो अभी हमें याद है कि जब मैं डीजीपी था यूपी में, तो 2018 या 19 में हम लोगों ने एक बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर को पकड़ा था नागपुर से। हम लोगों ने 3 रेड्स किए थे, आगरा, कानपुर और नागपुर में, और नागपुर में हम लोगों ने एक बहुत ही यंग इंजीनियर को पकड़ा था। उसको बाद में सजा भी हुई, और उसने ब्रह्मोस के ऊपर उसने जासूसी की थी। उसको
2 लड़कियों ने पाकिस्तान से हैंडलिंग करके और हैंडलर के माध्यम से उसको लव जिहाद या उसको प्रेम के जाल में फंसा लिया था और बाद में हम लोगों ने उसको अरेस्ट करके और बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए थे। सो सारा मसला इसी बात का है कि हम हनी ट्रैप से कैसे लोगों को ट्रैप करें और ट्रैप करके जितने भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाइटल इंस्टॉलेशंस के भी होते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के भी हो सकते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कई प्रकार के हो सकते हैं और उन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो हमारे सेंसिटिव मिनिस्ट्रीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से वो करते हैं। तो ये हनी ट्रैप की प्रक्रिया जो है भारत के लिए और खासकर वैसे जासूसों के लिए जो पाकिस्तान जो हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है एक तरह से, जो हमको अगर फिजिकल वॉर में या स्पेशल वॉर में नहीं हरा सकता तो डिजिटल वॉर की परिकल्पना कर रहा है जिसमें वो इस प्रकार के हथकंडे अपनाता है। तो जरूरत है कि सर ऐसे में ना सवाल ये भी उठ जाता है कि इन संकेतों को हम कैसे पहचाने, हनी ट्रैप के संकेतों को कैसे पहचाने, इस सवाल पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। जासूस तुफैल के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। तुफैल के मोहल्ले के लोगों में नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। गुस्साए लोगों ने तुफैल की तस्वीरें जलाई है, उसके खिलाफ नारेबाजी की है। तुफैल के घर बुलडोजर चलाने की मांग भी लोगों की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लोगों के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा है तुफैल को लेकर। कुछ ऐसे व्यक्ति मतलब आते थे जो है जिनका चेहरा शकल वो सब मतलब अजीब ढंग का लगता था, वो आते थे गाड़ी से उतरते सीधे घर में घुस जाते। यहाँ के लोगों का पाकिस्तान से रोटी बेटी का संबंध है। अगर ठीक प्रकार से जांच हो तो सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए, भारत में रह करके पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और भारत से गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत जांच कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोग बहुत लोग होंगे अपने शहर में जिनका अपने काशी क्षेत्र की जांच अगर हो तो ऐसे मुसलमान जो लोग हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं इनकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। तुफैल एक कड़ी बन सकता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ निजी जासूस के तौर पर संजीव देशवाल जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आप ही के पास आते हुए समझना चाहेंगे कि किन किन तरीकों से हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया जा सकता है, क्या वो तरीके और किन लोगों को टारगेट किया जाता है? देखिए, समझने वाली बात है कि आईएसआई पाकिस्तान इंटेलिजेंस का ये बहुत पुराना हथकंडा है, नया हथकंडा नहीं है। और जब दुश्मन आपसे आमने सामने का युद्ध नहीं कर पाता तो फिर ये प्रॉक्सी वार का तरीका अपनाता है। और प्रॉक्सी वार के अंदर हनी ट्रैप एक बहुत जबरदस्त टूल है किसी भी देश के लिए। हनी ट्रैप की जो स्ट्रेटेजी है वो काफी डेप्थ प्रोसेस है और बहुत स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस नहीं है। अब होता क्या है कि हनी ट्रैप 2 तरीके से होता है। एक हनी ट्रैप होता है जिसके अंदर हम बॉर्डर एरिया, आर्मी एरिया के अंदर काम करने वाले जो हमारे टारगेट्स हैं उनके ऊपर अप्रोच करते हैं। उनको चाहे हम किसी खूबसूरत लड़कियों के द्वारा कैसे भी उनको बरगलाते हैं, ट्रैप करते हैं, इंफॉर्मेशन उनसे फिर धीरे धीरे ली जाती है। जब वो ट्रैप हो जाते हैं हमेशा इंफॉर्मेशन छोटी छोटी ली जाती है शुरुआती तौर पर, ताकि उनको ये ना महसूस हो पाए कि हम बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं और वो कहीं विद्रोह ना कर दें, किसी एनआईए किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ना चले जाए। लेकिन जब वो धीरे धीरे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देते देते बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं तो ऐसे ही लोगों को फिर थोड़ा बहुत पैसा भी दिया जाता है कि हर तरीके से वो ट्रैप रहें। और दूसरा ट्रैप जो हनी ट्रैप होता है वो होता है वो लोगों के लिए जो युवा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। बिल्कुल, मैं यही पूछने वाली थी कि पढ़े लिखे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। पढ़े लिखे लोग कैसे फंस जाते हैं? इसलिए ये जो दूसरे टारगेट्स होते हैं ये टारगेट्स हमेशा यूज एंड थ्रो टारगेट्स होते हैं। मान लीजिए किसी पॉलिटिशियन से आपने नैरेटिव बनवाना है अपने देश के अंदर कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, हमारे देश का मीडिया बहुत खराब है, हमारे देश की सरकार बहुत खराब है, हमारे देश के कहते हैं जो एरिया है वो बहुत खराब है, हमारे देश कमजोर बहुत है। इस तरीके के नैरेटिव जब गढ़ने हैं तो आपको कौन लोग चाहिए? आपको लोग चाहिए वो जो यूट्यूबर्स हैं, आपको कौन लोग चाहिए? जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यंगस्टर्स हैं। इनको ट्रैप करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? क्योंकि जो ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जो यूट्यूबर्स होते हैं इनका एक ही मंशा होती है अपने यूट्यूबर में कि अपने प्लेटफॉर्म को दुनिया में सबसे बेहतर बता सके, उनके व्यूज ज्यादा बढ़ जाएं, उनको कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए। और ये सारी चीजें जब एक पाकिस्तान एजेंसी इंटेलिजेंस इनको धीरे धीरे ट्रैप करके ये देने लगता है तो उसके शिकंजे में फंस जाते हैं। और शिकंजे में फंसने के बाद फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन देते हैं। वजह ये होती है
कि जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मूवमेंट कहीं भी हो सकती है। वो मीडिया का टैग लेके किसी भी ऐसी जगह जा सकते हैं जहां शायद आम आदमी जल्दी ना पहुंच पाए, और फिर ये मीडिया से वहां कवरेज करते हैं। ये इनका कवरअप होता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम मीडिया यूट्यूबर हैं और कहते हैं अपने ट्रैवल के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन उसी दौरान ये उस एरिया की इन एग्जिट एंट्री, पुलिस कहाँ है, आर्मी कहाँ है, कहाँ लोग कहते हैं किस तरीके से जा रहे हैं, कितना रश है, वो सब उस मीडिया में कवर कर लेते हैं। और जब उस वीडियो में कवर हो जाता है, वो वीडियो किसी भी तरीके से इलीगल नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से अपने हैंडलर्स को दे दी जाती है कि हमने आपको दिखा दिया ये पूरा एरिया, इस एरिया के अंदर कहीं पे पुलिस नहीं है, कहीं पे आर्मी नहीं है, आप कोई एक्शन ले सकते हो। ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी है ये धीरे धीरे बनाई जाती है। और जो यूट्यूबर्स हैं ये नैरेटिव भी कहते हैं धीरे धीरे बनाते हैं, क्योंकि जब वो वीडियोस के द्वारा कुछ बोलते हैं तो उन्हीं के जो व्यूअर्स हैं उसमें 10-15% जो उनके पेड व्यूअर्स हैं वो उसी वीडियो के ऊपर कुछ आपस में एक दूसरे से कमेंट करेंगे कि नहीं देखो यार वहां पे पहलगाम में जो हुआ वहां आर्मी क्यों नहीं थी, वहां पुलिस क्यों नहीं थी। बिल्कुल, और इसी से आर्गुमेंट बढ़ती चली जाती है और देश में यही मुद्दे हैं जो फिर आगे जाकर के उभरते हैं। ओपी सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आइडेंटिफाई अगर हमें करना हो कि हनी ट्रैप का शिकार हम हो रहे हैं, किस तरीके से हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसका हम बहुत ही व्यापक यूज कर रहे हैं, और ये इतना परवेसिव नेचर का इंटरनेट हो गया है कि ये एक तरह से हमारे लिए थ्रेट बनता जा रहा है। और यही कारण है कि कभी कभी हमें बहुत डर लगता है, इतना टेरिफाइंग लगता है कि कोई भी आदमी, दुनिया विश्व का कोई भी आदमी किसी भी वक्त हमको अनसॉलिसिटेड एडवांसमेंट हमारी तरफ कर सकता है। और पूरा जनरेशन जो है, जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन हैं, जिनसे हमें, जिनके माध्यम से, एक तो कई वर्ग हैं जिनसे हम सहायता ले सकते हैं, उनको थ्रेटन कर सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। लेकिन यंगस्टर्स जो हैं, और यंगस्टर्स का मतलब केवल यही नहीं है कि यंगस्टर्स जो अनएम्प्लॉयड है, इवन एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, किसी भी वर्ग का जो यंगस्टर्स है, वो आज के जमाने में इतने कांस्टेंट प्रेशर टेक्नोलॉजी से वो जूझ रहा है, और जहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक नई तरह की वोकैबुलरी आ गई है पूरे इंटरनेट। The person you are speaking with. चलिए ठीक है सर, आपसे संपर्क टूट गया है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक कामाक्षी जी का रुख कर लेते हैं। कामाक्षी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा है, डेटिंग ऐप का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, इंस्टा, फेसबुक, इनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में कैसे सावधान रहा जाए कि हमें पता चल जाए कि ये प्रोफाइल फेक है? इसके हमारे पास जो है कुछ, जब आप डेटिंग एप्लीकेशन पे या सोशल मीडिया पे किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो आपको अनजान लोगों से कनेक्ट नहीं करना है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी कंट्री की सेफ्टी के लिए। सेकेंडली, अगर कोई आपसे आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कुछ आपको प्रेशराइज कर रहा है, रिलेशनशिप को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है, और जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक अगर मेरे पास कोई फेसबुक पे रिक्वेस्ट आ रही है और मैं उनसे कनेक्ट करके मेरी बातें शुरू हो चुकी हैं, तो आप उनका इंस्टाग्राम आईडी चेक करें, ट्विटर हैंडल चेक करें, एक दूसरे से चीजें जो सोशल मीडिया पे कोई मैं ये समझना चाहती, कोई ऐसे संकेत हो, कोई ऐसी चीज हो कि जिससे पता चल जाए कि ये प्रोफाइल फेक है? कोई छोटी छोटी चीजें होती है जो नोटिस करने वाली चीजें होती है, जो आम लोगों को नोटिस करनी चाहिए? जैसे आपको सबसे पहले आप ये देखें कि वो प्रोफाइल कब बना है। लाइक आज की डेट में इंस्टाग्राम पे पता लग जाता है, फेसबुक पे पता लग जाता है कब बना है, उस प्रोफाइल पे किस तरह का कंटेंट अपलोड है, और कंटेंट के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कितने पुराने हैं, कितने सही हैं। प्रोफाइल में जैसे होता है ना, एक आम इंसान की प्रोफाइल होती है, उसमें उसके मदर, फादर, सिस्टर सब लोग ऐड होते हैं, वो फैमिली कनेक्शंस को एक बार चेक करें, उनकी प्रोफाइल पे जाके चेक करें। और जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर किसी का फेसबुक पे तो उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी होगा, चांसेस हैं, वहां पे भी वो अकाउंट चेक करें कि ऐसा, क्योंकि जो फेक अकाउंट्स होते हैं ना, वो लोग एक ही स्पॉट पे आके वहीं से टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली, वो आपको कुछ अजीब और गरीब कहानियां सुनाने लगते हैं कि अभी मुझे फाइनेंशियल नीड है, कोई इमोशनल नीड है, क्योंकि उन्हें अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको डेटिंग वाइज टैप करना हो या डिजिटल टेररिज्म के लिए टैप करना हो, वो आपको कुछ अलग स्टोरीज जरूर सुनाएंगे, इमरजेंसी फाइनेंशियल या इमोशनल नीड दिखाएंगे। थर्डली, ये एक स्लो प्रोसेस तो है, बट इनका भी टाइम जो है वो देखा गया है कि इन्हें 2 या 3 महीने में एक पर्सन को ट्रैप करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो रिलेशनशिप को जल्दी आगे बढ़ाना, इस तरह की कुछ चीजें होती है। अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लें, आपसे आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांगना, जरूरत से ज्यादा आपके फैमिली बैकग्राउंड में, आपके फाइनेंशियल में इंटरेस्ट दिखाना कि आपका कहाँ है, आप क्या जॉब करते हो, ये सारी चीजें हैं। तो वो चीजें अगर हम धीरे धीरे कनेक्ट करें तो उससे हमें काफी आइडिया लग जाता है।
फिर उनकी जो प्रोफाइल फोटोज है वो कहाँ पे काम करते हैं, आप उस जगह को एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हो। उस कंपनीज के ही लोग उनके साथ कनेक्टेड है। जैसे अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वो बंदा बोल रहा था कि वो SCL में जॉब करता है, बट वो पाकिस्तान का था। तो क्या कर सकते हैं, SCL में कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, अगर कोई कॉर्पोरेट में होते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अकाउंट्स लिंक्डइन वगैरह पे होते हैं, तो वहां से जाके वो सेकंड ओपिनियन आप चेक कर सकते हो कि कौन से उसमें हो, और फिर बोल भी सकते हो कि मेरे नोन है, अगर आप उन्हें जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजों को, हर चीज को डबल चेक करना है। जीरो ट्रस्ट मॉडल आपको फॉलो करना है। अगर आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, आपको ये मान के चलना है कि मेरे साथ फ्रॉड होने के यहाँ पे 100% चांसेस है। ठीक है, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जिस तरीके से हनी ट्रैप के लोग शिकार होते जा रहे हैं। संजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे यही कि हनी ट्रैप से बचा कैसे जाए, समझा कैसे जाए, बचा कैसे जाए, बचने के तरीके आप बताइएगा। देखिए, हनी ट्रैप में होता क्या है कि लोग स्मार्ट बनते हैं, सोचते हैं कि मैं हनी ट्रैप नहीं होऊंगा, मेरे से कोई बात कर रहा है तो कोई बात नहीं, बात करने दो ना, बड़ा आनंद आ रहा है, इतना टाइम है किसी के पास। आपको सिंपल सी बात है कि जैसे आपके पैटर्न से हटके कोई आदमी जा रहा है आगे, आपको इमीडिएटली उसको ब्लॉक करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके कितने दोस्त हैं, कितने लोग आपको जानते हैं। आपसे कोई भी आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कोई भी कहीं से भी अगर आपसे चैट कर रहा है, आप चैट क्यों करना चाहते हैं? क्या इतना टाइम है आपके पास? और अगर आपके पास टाइम है तो नेचुरली आपके पास, आप हनी ट्रैप होने से बच नहीं सकते, क्योंकि आप कितनों की प्रोफाइलों को चेक करते रहेंगे, क्योंकि आपकी आदत है, जो भी आपसे व्हाट्सएप पे बात करना चाहेगा आप उससे बात कर रहे हैं। अगर आप सबके लिए हाजिर हैं तो बच्चे ज्यादा इस चीज में फंसते हैं सर, टीन एज के बच्चे बहुत ज्यादा। देखिए, टीन एज के बच्चे किसी भी तरीके से इन्फॉर्मर नहीं बनते। टीन एज के बच्चों को कोई इतना टेंशन नहीं, उनका एक अलग रूट है, वो एक अलग पैटर्न है। वो इन्वेस्टिगेशन में, हनी ट्रैप के कहते हैं इन्वेस्टिगेशन में कहीं नहीं आते टीन एज के बच्चे। हनी ट्रैप में वो लोग आते हैं जो कहीं पे आर्मी के एरिया में हैं या बॉर्डर के एरिया में हैं, यंगस्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, लेकिन वो इतने भी स्मार्ट होते हैं कि उन्हें किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। आपका मोबाइल आपके हाथ में है, आपको पता है कि मुझे किसको ब्लॉक करना है, किसको सुनना है, किसको बंद करना है, लेकिन मैं हर एक की प्रोफाइलों को चेक करता रहूंगा, इतना टाइम अगर मेरे पास है तो नेचुरली आप कभी ना कभी फंसेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और +92 पाकिस्तान का एक कोड है, +92। जब भी आपको ऐसा लगता है कि +92 से आपको कोई कॉल आ रही है, तो पहली बात तो आपको कॉल उठाना ही नहीं है, क्योंकि आपका पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपका कोई दोस्त भी है तो वो आपको अपने नंबर से फोन करेगा जिसका नंबर आपके पास है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप रखें, क्योंकि अभी मैं कहीं इंटरव्यू देके आ रहा था, मेरे साथ कोई मिलिट्री ऑफिसर बैठे हुए थे, वो अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग दिखाने लगे, देखो देशवासी मुझे कितनी कॉल आती है, मुझे कितने व्हाट्सएप पे चैटिंग आती है, देखो मैं से ये बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये गलत है। मैं कहा यार हद कर रहे हो आप जानते हो ये गलत है, तो आप चैटिंग बढ़ा क्यों रहे हो, आप पिंगे क्यों बढ़ा रहे हो? सिंपल सी बात है, क्यों आगे बढ़ते जा रहे हो? क्या आप चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो? अंत में आप इसको ब्लॉक ही तो करोगे ना, तो अभी ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो इमीडिएटली उनकी 5-7 चैट थी, सब मैंने ब्लॉक करवाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आप जिससे मन चाहे बात करने लग जाते हैं। मैं भी 10 लोगों को फोन करूंगा, मैं 2 बातें करूंगा, वो कहेगा मैं नहीं जानता, फोन काट देगा। लेकिन एक आदमी ऐसा भी मिलेगा, अच्छा आपने मुझे फोन किया, अच्छा क्या बात है, अच्छा आप क्या काम करते हो, अच्छा आप कहाँ रहते हो, आपने मुझे, यूजलेस टॉक, व्हाई, इमीडिएटली ब्लॉक। और आप जब ब्लॉक करते हैं तो उसमें साफ आता है कई बार ये स्पैम है नंबर, एक ही बार में पता चल जाता है, तो आप उसे ब्लॉक करिए, सिंपल सी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में किसी के पास इतना समय नहीं है कि दोस्ती बनाता फिर व्हाट्सएप के ऊपर। जैसी कोई ऐसी कॉल्स आती है जो आपके रूट में नहीं है, आपके रूटीन में नहीं है, आपके प्रोफेशन में नहीं है, आप उसे ब्लॉक करिए। ये ज्यादा आसान तरीका है बचने का। यही सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर आप किसी को नहीं जानते तो सीधा ब्लॉक कीजिए, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कामाक्षी, अगर कोई संदेश आपको देना चाहें कि किस तरीके से बचा जा सकता है, एक छोटा सा मैसेज जनता के लिए। सबसे पहले तो अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में, जैसे सर ने कहा, व्हाट्सएप पे आपको हर किसी से चैट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप एप्लीकेशन में प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, वहां पे प्राइवेसी पे जाके काफी चीजें अपडेटेड हुई हैं, एडवांस प्राइवेसी सेटिंग हुई है, साइलेंट अननोन कॉल, आप उसे इस्तेमाल करें। सेकेंडली, क्रिमिनल्स आजकल यूज कर रहे हैं आपका जो हम जिसे हम कह सकते हैं फेक नंबर्स जो आते हैं आज की डेट में, कि आप किसी और कंट्री का नंबर जो है वहां ऑनलाइन खरीद सकते हैं, एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो अगर आपको +92 या किसी भी ऐसी कंट्री से कई बार कॉल आता है, आपको लग रहा है ये USA का कॉल है या फ्रांस का कॉल है, तो आप ये समझिए आज के डेट में ऑनलाइन एप्लीकेशन इस तरह से अवेलेबल हैं जहां से आप इंटरनेशनल नंबर बाय कर सकते हैं। तो इस चक्कर में ट्रेडिंग एप्लीकेशन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ये US से कॉल आ रहा है या वहां से आ रहा है। तो किसी भी बाहर की कंट्री से अगर कॉल आते हैं तो उसे डायरेक्टली पिक ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, व्हाट्सएप पे जाके जब आपको लग रहा है कि वहां पे कोई आपका रिलेटिव है, जैसे कि सर ने बोला, अगर आपको लग रहा है रिलेटिव है तो जाके पहले वेरीफाई करें,
बिल्कुल, हर चीज को वेरीफाई करें और फिर उसके बाद आप कोई अगला कदम उठाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ जी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सिंह का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हनी ट्रैप में लोगों को फंसाया जा रहा है और ये साजिश जो है पाकिस्तान में बैठ करके ISI संगठन रच रहा है। ऐसे में आपको बेहद ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर किसी भी अननोन से बात करने से पहले उसका प्रोफाइल बिल्कुल चेक करना चाहिए आपको, और उसके बाद ही अगला कदम आपको आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही। हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।